आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं, सरल शब्दों में तैयारी करते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी समय आने पर मतलब एग्जाम के टाइम सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्जाम की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको 1 बाय 1 हम लोग करवा रहे हैं। आज की इस क्लास में 4 जनवरी 2022 को सीडीपी का जो पेपर हुआ था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी होती है, मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन है वो हम कर रहे हैं। देखिए, पार्ट 1 में हम शुरू के 15 प्रश्नों को करेंगे जो हमारे डायरेक्ट चैप्टर से संबंधित होते हैं, और पार्ट 2 में हम लास्ट के 15 क्वेश्चंस करेंगे जो पेडागोजी से संबंधित होते हैं। ठीक, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है हमने देखा इसको पहले, तो ये मुझे आसान लगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है? आपको पता है, हमने आपको गामक कौशल पढ़ाया था। गामक कौशल कहने का मतलब हमारा ये है कि जो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। तो एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म का मतलब किसी विशेष अंग के द्वारा किया गया कार्य, और स्थूल का मतलब जिसमें पूरी शरीर हमारी गति की हो, और जब कोई एक अंग गति करता है तो उसे हम सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं। तो इसमें पूछा क्या है? स्थूल गामक। स्थूल गामक मतलब किसी बड़े काम को किए हैं हम, या पूरी शरीर का उपयोग किए हैं। अब बताइए, एक मटर को उंगली से दबाना पूरे शरीर का काम है नहीं, इसमें उंगलियों का प्रयोग किया गया है। किताब के पन्ने पलटना, उंगलियों का प्रयोग किया गया है। पेंसिल पकड़ना, उंगलियों का प्रयोग किया गया है। लेकिन एक पैर पे खड़े होने के लिए पूरे शरीर का संतुलन हमें चाहिए, इसलिए स्थूल गामक कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन हम टिक लगा देंगे। अब बात करते हैं हम बी नंबर प्रश्न की। अब हम आपसे बात करते हैं बी नंबर प्रश्न की। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन मतलब जो समय समय पे बच्चे में परिवर्तन होता है, अब वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, भाषाई, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो वो किसका परिणाम है? आपको पता है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है वो वंश एवं वातावरण का गुणनफल होता है। हम कहते हैं कि बालक वंश एवं वातावरण दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है, आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा समायोजन। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केवल आनुवांशिकता, केवल सामाजिकता, और ना ही आनुवांशिकता ना ही सामाजिकता, ऐसे प्रश्नों के ऑप्शन को हम नहीं चूज करेंगे। तो इसमें हमारा कौन सा है? पहले का मतलब दूसरे का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, हमारे ऊपर हमारे माता पिता का भी पूर्ण योगदान है विकास में, और जिस वातावरण में हम रहते हैं, जो जल पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, उनका भी पूर्ण योगदान होता है हमारे विकास में। कभी भी किसी एक को नहीं चूज करेंगे। इट मीन्स केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण, ऐसे ऑप्शंस को कट कर देंगे। ठीक, 2 से 6 वर्ष की अवधि को हम क्या कहते हैं? आपको कई बार मैंने बताया है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष का समय क्या कहलाता है? शैशव कहलाता है। लेकिन जो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक का समय होता है उसे हम प्रारंभिक बाल्या कहते हैं। प्रारंभिक बाल्या कहने का मतलब जिसमें भाषा विकास सर्वोत्तम श्रेणी का होता है, मतलब सबसे उपयुक्त अवस्था, सबसे सही अवस्था भाषा विकास की कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड, जिसका समय 2 से 6 वर्ष होता है। किशोरावस्था के बारे में आप पढ़े हैं, इन्फेंसी भी नहीं होगा इसमें। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज शारीरिक और मानसिक विकास किस में होता है, तब आप शैशव लगाइएगा। और शारीरिक और मानसिक विकास कंप्लीट किस में होता है? किशोरावस्था में। अब देखिए, चौथे प्रश्न का जवाब लेते हैं। क्या है प्रश्न? शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। सही है, जो हम टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में देखते हैं गेम, उसी तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में भी खेलते हैं। शहरों की बात कर रहा है। इन दिनों
परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो सेंटेंस ऊपर लिखा है उसी का एक्सप्लेन किया गया है आर में, मतलब सेकंड वाले सेंटेंस में। हैं दोनों सही। आजकल बच्चे मोबाइल से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब सामाजिकरण में कुछ जो हम सीख रहे हैं उनमें मीडिया मतलब टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इन सारी चीजों का खूब योगदान है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए वाला ऑप्शन लगा देते हैं। अब आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सबसे पहला है शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल सही है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, मतलब टीएलएम खूब ढेर सारे होने चाहिए, ये भी सही है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, मतलब प्रोवाइडिंग मॉडेटरी नॉवेल एक्सपीरियंसेस, मतलब जो सामान्य स्तर की जानकारी होती है वो बच्चों को देना, ये भी सही है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। देखो पुनर्वलन की बात स्किनर करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जीन पियाजे नहीं करते हैं। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न क्या कहता है? किस स्तर पर बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? जीववादी मतलब एनिमिज्म की बात कर रहा है, जीववाद की बात कर रहा है। जीववाद को हम क्या कहते हैं? एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिज्म कहते हैं। एनिमिज्म का मतलब निर्जीवों से सजीवों की तरह पेश आना। ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है जीन पियाजे के द्वारा। इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। इसी अवस्था में बच्चे में आत्मकेंद्रिता या नार्सिसिज्म भी पाया जाता है। तो इसमें हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे, जहां जीववादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं, बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों से भी प्रेरणा मिलती है, मतलब चलते बादलों से बातचीत करते हैं, नदियों में जाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, इस टाइप से। ठीक, जो चीजें चल रही हैं उनको वो सजीव मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 7वां प्रश्न, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भाषा को महत्व किसने दिया है? सबसे ज्यादा भाषा को महत्व दिया है तो लेव वाइगोत्स्की ने। किसको किसको महत्व दिया है? भाषा को, समाज को और संस्कृति को। इसलिए अपने सिद्धांत का नाम इन्होंने क्या रखा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से। अब आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार या वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? देखो समाज में रहेंगे तो साथियों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, प्रतियोगिताओं के द्वारा सीखते हैं कि दंड और पुरस्कार के लिए प्रयास करके दंड से बचकर, ऐसा कुछ नहीं है। स्किनर नहीं है यहाँ। उद्दीपन और अनुक्रिया, पावलाव भी नहीं है, और प्रतियोगिता द्वारा तो नहीं सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ये कहता है कि बच्चे समाज में रहकर भाषा का प्रयोग करके, रहन सहन इट मीन संस्कृति से प्रभावित होकर के, साथियों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? एक बाल केंद्रित कक्षा में निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं बालक? ऐसा नहीं है। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बाकी आप इन सब चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे एक सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में होते हैं, मतलब सक्रिय रूप से वो उसमें भाग लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड कक्षाओं में। ठीक, 10वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? पहला है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ये देखो, ये हमारी जी उनकी लॉरेंस कोहलबर्ग की प्री कन्वेंशनल स्टेज की अवस्था है, जहां कानून और उनकी कोई बात नहीं होती है, बस वो दंड और आज्ञा पालन की वजह से अच्छे होते हैं, काम करते हैं। ये सुमेलित नहीं है।
अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, मतलब हम अच्छे हैं कि नहीं लेकिन दिखाने के लिए हम अच्छे बन जाएं ताकि दूसरे हमें ये कह सकें कि फला व्यक्ति या उनका लड़का बहुत अच्छा है या रोहन बहुत अच्छा है। मतलब बनना हो या ना हो लेकिन दूसरों के साथ भला बनकर, इसलिए हम इस पे बी वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। कानून व्यवस्था अधिविन्यास, मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। कानून व्यवस्था ऐसा नहीं है, ये कहता है कि हम समाज में रहते हैं तो कानून व्यवस्था को मानते हैं। ठीक, तो ये सभी ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। सामाजिक अनुबंधन, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम, ऐसा भी नहीं। सामाजिक अनुबंधन में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्या सही है उसका चुनाव करते हैं। इसमें कौन सा सही है हमारा? अच्छा लड़की अच्छा लड़का, दूसरों के साथ भला बनकर उनका क्या प्राप्त करना? अप्रोच प्राप्त करना, ताकि वो हमें शाबाशी दे सके कि हम अच्छे हैं। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि बीच में ब्लैंक है वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों, सीधे प्राकृतिक लगा दीजिए। जहां वनस्पति और जीवों की बात करें वहां पे प्राकृतिक लगा देना है। ठीक, और आगे बढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? वो बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है और कहती है कि बहुभाषावाद समस्या नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषावाद मतलब सभी की भाषा को महत्व देना। अब आइए 13वें प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका यह धारणा रखती हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। हमने आपको बताया था जब हम किसी विशेष काम को किसी विशेष जेंडर से जोड़ देते हैं तो वो जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात कहलाता है। तो यहाँ रूढ़िवादिता जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम जेंडर बायस कहेंगे। जेंडर पक्षपात किया जा रहा है जब किसी विशेष काम को किसी विशेष व्यक्ति या लिंग से जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये 13वां प्रश्न हो गया। आज थोड़ा तेजी से प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। 14वां प्रश्न क्या है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन, आकलन मतलब पता लगाना कि वो कितना सीखे हैं कितना नहीं, आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब हम आपका अनुमान लगाएं तो केवल पेपर और पेंसिल को दे करके, मतलब पेपर दे करके केवल लिखित रूप से आपका अनुमान ना लगाएं, बल्कि आपका चरित्र भी देखें, आपका स्वभाव भी देखें, आपकी आदतें भी देखें, किस तरीके से आप व्यवहार वाले हैं उसको भी हम देखें। तो आकलन के कई पैमाने होने चाहिए। ये पहला कथन हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है? कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, आप खुद बताओ, अगर किसी व्यक्ति का आकलन केवल उसके एक गुण से करिए तो आप सही हैं कि गलत? अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के एक पक्ष में, मान लो कि कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर है, इसका मतलब उसका पूरे एस्पेक्ट कमजोर है। मानसिक रूप से विकलांग उसे मान लें, सामाजिक रूप से बेकार मान लें, संवेगात्मक रूप से बेकार मान लें, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। कोई एक तरीका बच्चों के आकलन का अगर हम अपनाते हैं तो वो सक्षम नहीं है कि पूरा जानकारी बच्चों के बारे में दे दे। इट मीन्स आकलन की बात दोनों में की जा रही है, ऊपर वाले में भी और सेकंड वाले में भी, और दोनों ऑप्शन सही हैं, ऊपर वाला भी और सेकंड वाला भी, और रिलेट भी कर रहा है। ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन है सेकंड वाला, इसलिए हम ए और बी दोनों को सही मानते हैं। और जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है या सेंटेंस है, ये पहले ऑप्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक, तो 14वां प्रश्न भी हमने पढ़ लिया, बाकी इसमें आपको बहुत नीचे तक नहीं जाना है। अब 15वें प्रश्न को देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? देखो, सीखने के लिए आकलन कहने का मतलब हम क्लास में जब हैं तभी हम ये देखें कि क्या हमें समझ में आया, क्या नहीं आया, किस पक्ष को समझने में दिक्कत हो रही है, किस हेडिंग को समझने में दिक्कत हो रही है। तुरंत जब हम इस बात का पता लगाएं कि चैप्टर पढ़ाया गया, कौन सा पैराग्राफ समझ में आया, कौन सा पैराग्राफ नहीं समझ में आया, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। तो आइए देखते हैं कि सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। सबसे पहला है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और कैसे पहुंचे।
तो ये तो सक्रिय रूप से हैं बच्चे, तो ये आकलन को दर्शाएगा। और प्रश्न क्या है कि आकलन को नहीं दर्शाता है। बी वाला क्या है, शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए, सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक और गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ये दोनों सेंटेंस सही हैं। जब वो टीचर रचनात्मक मतलब सृजनात्मकता को बढ़ावा दे, आपके विचारों को बढ़ावा दे, आपके गुणों को बढ़ावा दे, तो उसे हम रचनात्मक और गुणात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। फिर कोई बच्चा कमजोर है तो उसे सांत्वना देना कि चलो नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा करना, इस टाइप से। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस पकड़ में आया। हम तुलना नहीं करेंगे किसी भी बच्चे के बीच, दो बच्चों के बीच, दो समूहों के बीच किसी को छोटा बड़ा नहीं प्रदर्शित करेंगे। ये आकलन का सही तरीका नहीं है। इसलिए हमारे प्रश्न का जवाब हमको मिल चुका है। फिर भी चौथे वाले को पढ़ते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके। देखो, रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिव, जब क्लास के दौरान ही बच्चे का आकलन किया जाए। और सबमेटिव क्या होता है, जब हम पूरा वर्ष पढ़ लें फिर हमारा आकलन किया जाए। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे दोस्त कैसे हैं, इससे भी हमारा अनुमान लगाया जा सकता है, या हमारे स्वभाव का, हमारे व्यवहार का, हमने कितना सीखा उसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। जिसे हम स्व मूल्यांकन मतलब हम खुद से पता लगाएं कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। फिलहाल जो प्रश्न कह रहा था सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है, वो हमारा सी वाला ऑप्शन है जो सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट पेपर को हम लोगों ने जल्दी से कर लिया है। आपका बहुत समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम टाइम है। आप सारी चीजें पढ़े हैं, रिवीजन किए हुए हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। जहां जरूरत पड़ रही है वहां समझा भी रहे हैं, जहां सिंपली हो जा रहा है वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से मिलते हैं 4 जनवरी के पार्ट 2 को लेकर के। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।